નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મયુર જાની સત્યની.com માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ઘટનાઓની આરપાર એક તાજેતરમાં જ બનેલી ઘટનાની વાત કરવાના છે. અને ઘટના એવી છે અગેન કે જે આવનારા સમયમાં દેશ અને દેશના રાજકારણ અને સમાજકારણ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં અસર કરવાની છે. એ છે એક તરફ સલમાન ખુરશીદે લખેલું એક પુસ્તક, જેમાં એને હિન્દુ અને હિન્દુ સંસ્થાઓ જે હિતોનું ધ્યાન રાખતી કહેવાતી સંસ્થાઓ જે છે RSS, એનું એક તાલિબાન સાથે સરખામણી કરી છે, એને લઈને એક આખું એક બીજી ઘટના છે રાહુલ ગાંધીએ એમના પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને હિન્દુઇઝમ અને હિન્દુત્વ વચ્ચેનો જે ફરક સમજાવ્યો અને હિન્દુત્વ કેટલું ઘાતક હોઈ શકે દેશ માટે એ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. અને એને લઈને પછી જે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને RSS ની જે પગની સંસ્થાઓ અને એની સાથે વિચારધારા સાથે જોડાયેલા જે બધા ઘટકો છે, એમણે જે એક દેશમાં આખા નવેસરથી હિન્દુત્વવાદી નરેટિવ જે આમ તો વર્ષોથી ચાલે છે એ ફરીથી ઉભું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. એને લઈને આપણે ચર્ચા કરવાની છે, પણ આ ચર્ચા આપણે હિન્દીમાં રહેવાની છે, કારણ કે આપણી સાથે જે મહાનુભાવો જોડાવાના છે એ હિન્દી સરકારત્વના દેશના બહુ જે મોટા અને પ્રમુખ નામો છે એમાંના એક છે મારા સદનસીબ છે કે એ મારા વન ઓફ ધી મેન્ટોર્સ છે, કારણ કે એમની આગેવાની હેઠળ, એમની લીડરશિપ હેઠળ, એમની એડિટરશિપ હેઠળ મને કામ કરવાનો મોકો મળેલો હતો 3 વર્ષ માટે. એવા શ્રી મુકેશ કુમારજી છે. એ હું આપણી સાથે એમને અત્યારે જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું અને એમની સાથે આપણે વાતચીત કરશું, આપણે હિન્દીમાં કરશું. તો એ હિન્દીની વાત જે છે એ આપણે એમના વિચારો અને બધું જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો હું सर नमस्कार. नमस्कार मयूर जी, थैंक यू. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुकेश जी जो हैं वो हमारे सबके तो वरीय हैं ही हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, लेकिन साथ में अभी एक बहुत ही जो प्रचलित हो रहा है और इसका प्रसार भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, ऐसा एक हिंदी भाषा में एक जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है सत्य हिंदी, तो वो उनके जो प्रमुख पक्ष जो जो लोग हैं जो चला रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अपनी बातों को, लोगों की बातों को. उनमें से एक मुकेश जी भी हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा हमारे मेरे वन ऑफ द मेंटोर से बहुत सीखा है उन्हें और भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर आपसे. तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, सत्य.com के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग भी गुजरात में प्रयास कर रहे हैं उस तरह. मैं सत्य का भी आभारी हूँ मयूर जी कि मुझे आप गुजराती दर्शकों से रूबरू करवा रहे हैं. पहली बार शायद मैं संभवतः इस तरह से गुजरात के दर्शकों से बातचीत करने जा रहा हूँ आपके माध्यम से, तो इसके लिए आपका और सत्य डे का बहुत बहुत धन्यवाद. जी बिल्कुल सर. अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. हम लोग एक सीरीज चलाते हैं यहाँ पे, गुजराती में इसको कहते हैं घटनाओं आर पार. हिंदी में इसका ये होगा कि घटनाओं के आर पार देखने की कोशिश की जाए. तो जो भी सांप्रत समय में जो भी घटनाएं घटी हैं या घट रही हैं या जो पहले भी हो चुकी हो लेकिन इसकी असर हम लोग जो है उसको अगर भूत में या भुगतने वाले हैं, तो ऐसी चीजों की ओर जो है हम दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं. तो अब 2 चीजें हुई है सर. एक तो सलमान खुर्शीद साहब की पुस्तक, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया. हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं, कुछ लाइनें हैं उसमें, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं लेकिन उसके बारे में पढ़ा है. और दूसरा कि राहुल गांधी की ओर से जो एक व्याख्या की गई हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेकर, अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके लिए तो ये मनभावन खुराक है ही. इनके लिए इस तरह के मुद्दे जो सही अर्थ में जो मुद्दे हैं देश के, उससे हटकर अगर इस तरह के मुद्दे कोई और उठाए या उनको थाली में परोस दे, तो इससे बढ़िया तो उनके लिए कुछ है ही नहीं. तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए मयूर जी, ये जो सवाल चाहे वो सलमान खुर्शीद की किताब से उठे हों, चाहे राहुल गांधी के बयान से उठे हों, ये सवाल हमारे राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में पिछले 100 साल से मौजूद हैं. इनसे कई बार आंख चुराने की कोशिश होती रही है और कई बार सीधे आमने सामने भिड़ंत की भी कोशिश हुई है. महात्मा गांधी का तरीका अलग था, क्योंकि उस समय भी ये सवाल था. उस समय भी सावरकर हिंदुत्व पर किताब लिख चुके थे. RSS 1925 में बन चुका था. हिंदू महासभा सक्रिय थी और इस तरह के और भी संगठन सक्रिय थे और वो एक खास तरह से हिंदू धर्म को परिभाषित कर रहे थे, जो कि और जिसको नाम हिंदुत्व दिया गया था. तो यहाँ 3 शब्द बहुत
कंफ्यूज करते हैं लोगों को। एक हिंदू धर्म, एक हिंदुइज्म और एक हिंदुत्व, ये 3 शब्दों में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हिंदुत्व को ही हिंदू धर्म मान लेते हैं और उस आधार पर ये मानने लगते हैं कि ये तो हिंदू धर्म पर या हिंदुओं पर हमला है। बीजेपी संघ परिवार हमेशा यही कोशिश करती रही है कि जब भी हिंदुत्व की आलोचना हो, हिंदुत्व के बारे में कोई टीका टिप्पणी हो, तो उसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाए। वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों को एक बताने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि जी सावरकर खुद, जो कि इनके आराध्य हैं और कहना चाहिए कि ये जो विचारधारा है, इसकी आधारशिला रखने वाले वही हैं। वो खुद कह जी चुके हैं कि हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुत्व बेसिकली एक राजनीतिक धारणा है, अवधारणा है, और जी जिसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। वो उसको हिंदुस्तान के एक परंपरा और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं और उसके आधार पर, खासतौर पर नस्ल के आधार पर, वो तय करते हैं कि ये हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का आप जानते ही हैं कि जो जिनकी पुण्य भूमि यहाँ है और जिनकी पितृभूमि यहाँ है, यानी जो धर्म कुछ धर्म जैसे ईसाइयत है या इस्लाम है, उनके जो पुण्य भूमि है, पुण्य स्थल हैं, वो बाहर हैं, तो उनको वो खारिज कर देते हैं कि वो इस देश के वफादार नहीं हो सकते। तो ये एक बंटवारे की जो मानसिकता हमने 1947-48 में बंटवारा देखा, उसके जी पीछे इस आइडियोलॉजी का बड़ा हाथ रहा है। वापस लौटते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान ये दोनों विचारधाराएं, हिंदुत्व और हिंदुत्व से लड़ने की क्या तरीका हो, क्या स्ट्रेटजी हो, इस पर हमने देखा है। तो गांधी का तरीका ये था कि वो हिंदू घोषित रूप से वो सनातनी हिंदू थे और बिल्कुल कभी भी वो सार्वजनिक रूप से वो स्वीकार करते थे, लेकिन बिल्कुल हिंदू धर्म को राजनीति में मिलाते नहीं थे, उसकी मिलावट नहीं करते थे। वो राजनीति करते थे लेकिन वहां धर्म का इस्तेमाल नहीं करते थे और दोनों को जी अलग करके रखते थे। और उन्होंने जो हिंदू धर्म का जो मूल स्वरूप है, जिसमें करुणा है, प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, परोपकार की बात है, उनको, उन तत्वों को उठाया और उन पर काम किया। जबकि इसके ठीक उलट सावरकर कहते हैं कि ये करुणा, प्रेम, ये सब परवर्टेड आइडियाज हैं, हिंदू धर्म के परवर्टेड कहना चाहिए भावनाएं हैं, जिनसे मुक्त पानी चाहिए। वो धर्म को करुणा से दूर कर देना चाहते हैं, परोपकार से, प्रेम से, भाईचारे से दूर कर देना चाहते हैं। तो हिंदुत्व वो है जिसमें हिंदू धर्म की ये जो खास बातें हैं, उनको छांट कर फेंक दिया गया है और उसमें नफरत और हिंसा भर दी गई है। आज की लड़ाई उसी तरह से चल रही है। और आप देखें कि राहुल गांधी का जिक्र किया आपने, वो जी हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग करने की बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल, देखिए, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नाजुक दौर है जब आप बीजेपी का एक नरेटिव जो चल रहा है हिंदू मुसलमान का, जिसमें जो भी हिंदुत्व की आलोचना करेगा उसको हिंदू धर्म का विरोधी बता दिया जाएगा। उसके नाम के सामने आगे पीछे कुछ ऐसे विशेषण जोड़ दिए जाएंगे, जैसे ममता के साथ ममता बानो जोड़ दिया गया, मुलायम सिंह के साथ पहले मौलाना मुलायम कर दिया गया था, अभी अखिलेश यादव के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये एक प्रोपेगंडा के तहत ये किया जा रहा है। अब इससे लड़ना, एक मिनट और दूंगा मयूर जी, इससे लड़ना बहुत जरूरी है। वैचारिक तौर पर ये टकराव लेना पड़ेगा, जोखिम लेकर भी। बीजेपी इस्तेमाल करेगी, संघ परिवार इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन लोगों की जहनियत को साफ करने के लिए क्या किया जाए? क्या इस भ्रम को बने रहने दिया जाए या इस भ्रम पर चोट की जाए, ताकि लोग आज नहीं तो कल समझें कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका भावनात्मक शोषण हो रहा है हिंदू धर्म के नाम पर, जबकि हो राजनीति रही है, सत्ता की राजनीति हो रही है। इसको लेकर मैं आपकी बात में पूर्ति के लिए मेरे पास एक एग्जांपल जो है मुझे पुराने दिनों का याद आया। मैं आपको बताऊं कि ये मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल से ये किस तरह से होता है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई, और उस समय जो है 5 साल का बीच में एक दौर ऐसा था जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वो कांग्रेस के पास था। मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ठीक से याद है वो दौर शायद 2005 से 7 के बीच का था। ये दौर था जहां कांग्रेस का शासन था नगर कॉर्पोरेशन।
और नरेंद्र भाई ने जब वो उस कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर जो है अपने चुनावी भाषण से देने शुरू की, तो नैरेटिव जो सेट किया था उस समय, क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था और जो मेयर हुआ करती थी वो ये यहाँ की एक प्रतिष्ठित मुस्लिम महिला हुआ करती थी, जो अब तो नहीं है, गुजर गई। तो वो क्योंकि मेयर हुआ करती थी, तो बेगम के नाम से उनको जो नाम लिए बगैर बेगम बेगम जो है उस तरह से बोलना शुरू किया, और वो नैरेटिव जो है फिर बहुत चला कि भाई आपको बेगम के शासन में रहना है या किसके। तो ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है भारतीय जनता पार्टी की, और खास करके नरेंद्र भाई और अमित भाई की जो एक रणनीति बनाने की सोच रहती है, तो यहाँ पे ये नैरेटिव हमेशा इस तरह से सेट किया जाता है। विकास के बाद जो है वो ऊपरी सतह पर होती है, दिखाने के लिए बिल्कुल होती है, और जब चुनाव जीतना होता है, ये चुनाव की जब नजदीक कहीं आता है या तैयारी होती है, तो ये इसी तरह से जो है सेट किया जाता है। पर मुझे आपसे ये समझने की कोशिश में कर रहा हूँ, और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि अब जैसे राहुल गांधी ने भी जो है बयान दे दिया, तो अब इसको क्या वो ठीक से उसी तरह से बुना पाएंगे और पब्लिक फिर से उसी छलावा में आ जाएगी, मूल मुद्दों को भूल जाएगी? अभी की स्थिति जो है खास करके उत्तर भारत के बेल्ट में आपको क्या लग रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो समाचार आ रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती चली जा रही है। 2 जी। महीने पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को हराना नामुमकिन है, बीजेपी जी। नहीं हारेगी। लेकिन जी। अभी 2 सर्वे आए हैं, सी वोटर के सर्वे आए हैं, एक के बाद एक, और हम सब जानते हैं कि सी वोटर के जो प्रमुख हैं यशवंत देशमुख, उनकी नज़दीकियाँ संघ परिवार से हैं, उनके सर्वे आए हैं। और पहला सर्वे आया है जिसमें वो बीजेपी को 270 के आसपास सीटें देते दिख रहे हैं, जी। 403 सीटों में से, जो कि 325 सीटों पिछली बार वो और उनके सहयोगी ने जीती थी। और अब जब नया सर्वे आया है, तो वो 215 और 20 के आसपास सीटें दे रहे हैं। ये 1 डेढ़ महीने में फर्क आया है। और असल बात ये है कि बीजेपी के अंदर खाने बहुत घबराहट है, परेशानी है, क्योंकि जो आंतरिक रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। कई आंकड़े तो बता रहे हैं कि 50-60 के आसपास बीजेपी सिमट जाएगी, क्योंकि जिस तरह का शासन चलाया है योगी महाराज ने, और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार कहा जरूर गया है, लेकिन केंद्र की सरकार भी फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा अब वैसा नहीं रहा है जैसे 2017 में था, 2019 में था, तो वो चीज भी नहीं रह गई है। तो ये जरूर है कि यूपी फिसल रहा है, और ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, जब हर छोटी चीज को कैसे कम्युनलाइज किया जाए, कैसे उसके बेसिस पे पोलराइज किया जाए, ये कोशिशें चल रही हैं। और लोग मान रहे हैं कि एक बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कोई एक बड़ी घटना ऐसी की जा सकती है जिसके जरिए पोलराइजेशन करना आसान हो जाए, क्योंकि उसके बिना बीजेपी वापस सत्ता में नहीं लौट सकती, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हर तरफ से वो नाकाम साबित हो चुकी है। किसान आंदोलन ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश दोनों जगह उसके लिए जीना मुहाल कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो बीजेपी ये समझ रही है, और इसीलिए एक ऐसे नैरेटिव की तलाश में है जो फिर से चुनाव को हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, छद्म राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद, इस तरह की चीजों पर ले आया जाए, और उसी पर वो जा रही है। अब ये जो आपने सवाल किया था पहले कि ये ट्रैप है जिसमें वो कोशिश करेगी कि अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है त्रिपुरा को लेकर, उसको कैसे भुनाया जाए, या सलमान खुर्शीद या कोई दूसरी घटनाएं ढूंढ ली जाए जिनके आधार पर ये कोशिश बड़े पैमाने पर और बड़ी बेसब्री से डेस्परेट होकर बीजेपी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग समझ रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो भुगता है कोरोना काल में, जो गवर्नेंस के लेवल पर नाकाम रही है सरकार, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, तमाम, और कानून व्यवस्था की बात करते हैं अमित शाह, लेकिन किस कदर खराब है वहां, ये यूपी के लोग जानते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है बीजेपी कि 2022 का चुनाव अगर नहीं निकाल पाई तो 2024 में क्या होगा, और इसलिए इन नैरेटिव की तलाश में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए चैलेंज है, या दूसरी पार्टियों के लिए चैलेंज है, कि इस समय आंखों में आंखें डालकर कहें कि ये हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो नफरत पर पलती है और हिंसा को बढ़ावा देती है। गुजरात के लोग तो सबसे अच्छा जानते हैं।
ये जो पूरा मॉडल है राजनीति का, सबसे पहले तो आपके राज्य में ही चला है, इसको वहां पर आजमाया गया। और मैं तो यही कहता तो हूँ ये मॉडल है सर, गुजरात मॉडल भी, ये भी यही गुजरात तो मॉडल मॉडल भी है। नहीं है, ये दरअसल जर्मन मॉडल है। ये हिटलर का मॉडल है, जो बिल्कुल सही कि बात है। 100 साल में पका पकाया गया है और जी फिर जी। गुजरात में उसको इस्तेमाल किया गया और अब पूरे देश भर में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आप क्या आप बोलते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हम बहुत पिछले 2-3 साल में आप देखिए, जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें एक दो को छोड़कर कहीं भी बीजेपी को अपने दम पर हारी भी है और अपने दम पर बहुमत तो मिला ही नहीं है। हरियाणा में भी उन्हें दूसरी पार्टी का सहयोग लेना पड़ा है। बिल्कुल। बीजेपी ने कोशिश की थी बिहार में कि अपने दम पर सीटें इतनी बढ़ा लें कि हमारा सिक्का चल जाए, नहीं कर बिल्कुल। पाई। बंगाल में क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, जो इनके तर्कश में जितने तीर थे सब आजमा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ लेकिन उस अनुपात में नहीं हुआ, और ये जो फायदा अभी दिख रहा है वो 2024 में नुकसान के रूप में सामने आएगा, क्योंकि उसका जिस पैमाने पर रिएक्शन हो रहा है बंगाल में, अब फिर से पूरा पोलराइज एक तरफ ममता के पक्ष में मामला हो रहा है, बीजेपी के विरोध में। इनका इनका एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जो मैं इतने सालों से मतलब मैं काफी करीबी से देख रहा हूँ, आप जानते हैं, ये है कि वह है कि ऐसी चीजें जिनको लेकर हकीकत में तो है उन पर थू थू होनी चाहिए या तो उनको शर्म महसूस होनी चाहिए, ऐसी चीजें या ऐसे निर्णय, वैसे निर्णयों को और ऐसी घटनाओं को वो लोग जो है वो एक शानदार ऐसे तरीके से जो है इसको पेश करते हैं कि ये तो हमने किया और ये हम ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल जो है बदल दिया। अब ये हकीकत में अगर देखा जाए तो इससे बड़ी कोई शर्मसार घटना है नहीं होने वाली कि आपने जिनको बिठाया था वो कुल मिला के 5 साल, अच्छा वो लोग 5 साल पूरे होने का उत्सव भी मना रहे हैं। उन्होंने पूरे गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार जो 5 साल खत्म हुए, एक साल अगला जोड़ के, अभी तो पूरा नहीं लेकिन अगले वाला एक साल जोड़ के, तो उसका उत्सव मनाया। उस उत्सव में जो है वो बड़े शीर्षस्थ नेता लोग वहां पे मौजूद भी रहे, ऑनलाइन भी रहे, व्यक्तिगत रूप से रहे, तो वो सब होता रहा। और इसी दौरान जो है, क्योंकि ये यहाँ भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा सर्वे करवाया कि राज्य में क्या माहौल है, क्या स्थिति, बड़ा नेगेटिव जवाब मिला। फिर संघ की ओर से एक सर्वे हुआ, तो नेगेटिव सर्वे, वो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आया। फिर एक सरकारी एजेंसी जिसका नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि फिर वो बार बार जो है वो लोग आ जाते हैं नोटिस भेजने के लिए, तो मैं वो अब कितने नोटिस ले, तो फिर वो नहीं लेंगे तो नाम नहीं लेता लोग। तो एक सरकारी एजेंसी ने सर्वे किया जिन पर ये लोग बहुत डिपेंड रहते हैं, उनका सर्वे भी बिल्कुल बहुत नेगेटिव है कि भाई कोरोना काल में तो हद हो गई है, मतलब कि लोग अब थक गए हैं। इसका इलाज क्या निकाला? सब बदल दो। अच्छा, सब बदल दो तो ये तो बिठाया आप ही ने था। अब आपने जो निर्णय लिया मतलब कि आपने गलत निर्णय लिया, तो आप तो अपने आप के जो थूका हुआ है उसी को चाट रहे हो। पर इसको ऐसे पेश किया कि ये हम ही में हिम्मत है कि हम इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग है और हम इतने डिसिप्लिन पार्टी है, विद डिफरेंस है कि हम ही कर सकते हैं कि एक साथ सबको बदल सकते हैं। तो इसका गौरव लिया इन लोगों ने, बजाय उसके कि ये हमारी गलती थी, मयूर हमारी वजह से मयूर जी लोगों ने पूछा। मयूर जी, ये इनका जो पूरा काम करने का तरीका है वो जी झूठ पर आधारित है। जी। इतनी बार बोलो, इतनी जोर से बोलो कि लोगों को वही सच लगने लगे। तो ये इस पूरे अवधारणा को लेकर प्रोपेगेंडा का जो मॉडल होता है, ये इनका राजनीति का मॉडल है। ये भी मैं फिर कहूंगा कि ये हिटलर का मॉडल है, जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। और इसकी प्रक्रिया उसी समय से सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर, बीएस मुंजे, इन सब के साथ आया है, और उसी को इन्होंने धीरे धीरे मांझते हुए इतना, और पूरा अफवाह तंत्र पर इनका काम चलता है, झूठ के। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बनाया जा सकता है, सब लोगों को अनंत काल तक मूर्ख बनाना संभव नहीं। तो ये जो आपने बताया कि 4 साल में सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई थी कि हर तरह का सर्वे निगेटिव रिपोर्ट दे रहा था, बिल्कुल। ये क्या बताता है? जब केंद्र में गुजरात के दो सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरी राज्य सरकार उनके निर्देश पर चल रही हो, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग वरद हस्त्र मिला हो, मतलब पक्षपात पूर्ण ढंग से उसको फंड भी उपलब्ध कराए गए हों कई मामलों में,
तब भी में अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो फिर, और जनता उससे असंतुष्ट है, तो क्या इसको आप इस तरह के उत्सवों से ढक पाएंगे? ये मुझे लगता है कि जब इस तरह के उत्सव आप करते हैं ना, तो लोगों की खींच और बढ़ जाती है। जैसा हमने इंडिया शाइनिंग कैंपेन में देखा था, जी, उसका नतीजा क्या हुआ था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये इसका ये लोग समझते हैं, इतने बेवकूफ भी नहीं है लोग। ठीक है, कुछ समय एक झांसे में आ जाते हैं, लेकिन वो धुआं छट रहा है। बहुत सारे लोग अब समझ रहे हैं कि ये जो ऊपर शोर मचाया जा रहा है, उसके अंदर खालीपन है। आपको गवर्नेंस में कुछ तो डिलीवर करना होगा ना। 7 साल से आप 7.5 साल से सत्ता में हैं, आपने डिलीवर किया है? इकोनॉमी आपने तबाह कर दी। कोरोना के समय आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी के जितने पैमाने हैं उसमें आप नीचे चले गए हैं, पूरा देश चला गया है। अब लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? तो आपके पास वो चीजें हैं नहीं। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस ये है कि एक वर्ग है जो अभी भी इस हिंदुत्व की चपेट में पड़ा हुआ है, उसके नशे में है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो इतना बड़ा वर्ग नहीं है कि अब बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव को प्रभावित कर सके। मुझे लग रहा है कि ये पूरा छीज रहा है जो इन्होंने एक बनाया था भव्य महल, वो धीरे धीरे ढह रहा है। उसके किले कंगूरे गिर रहे हैं और ये संभलेंगे नहीं। ये बस खतरा ये है कि जब ये गिरेगा, गिरने लगेगा, तो इनका व्यवहार क्या होगा? क्या ये हिटलर के रास्ते पर चलेंगे कि क्या देश को एक तानाशाही, पूर्ण तानाशाही, तानाशाही अभी भी है, पूर्ण तानाशाही की तरफ ले जाएंगे? क्या हम अगला इलेक्शन देख पाएंगे, वो भी निष्पक्ष ढंग से, निर्भय होकर लोग वोट डाल पाएंगे? खतरा ये है, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके हाथ से फिसला, इनका रवैया मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक लेवल पे चला जाएगा। क्योंकि एक चीज जो है ना, वो जैसे आप कह रहे थे, वो बड़ी सिग्निफिकेंट सी है और बड़ा ध्यान आकर्षित करती है हम जैसे लोगों का, तो खास करके कि देश का प्रधानमंत्री जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है, वहां का प्रधानमंत्री सेना के जवानों से जाके मिले, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहन के जाए। यूनिफॉर्म का पहनना जो है वो एक घंटी के समान लगता है। जब जब भी वो मैं दृश्य देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये कैसे संभव है। वो सद्दाम हुसैन कर सकता है, लीबिया का गद्दाफी कर सकता है, ये संभव है। जितने भी डिक्टेटर हो चुके हैं, जिन्होंने बंदूक के ताकत पर, फौज की ताकत पर सत्ता ली और बना के रखी, वो लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे। परवेज मुशर्रफ हो गए हमारे बगल में, ये संभव है। पर चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने हुए जाने के बाद आप यूनिफॉर्म पहनो और उसका महिमा मंडन भी करो, और ये जताने की बार बार कोशिश करना कि सेना का सबसे बड़ा जो भला किया, या सेना के जवानों को लेकर अगर कोई आज तक 70 साल में, 75 साल में किसी ने अगर सोचा है, तो सिर्फ अगर नरेंद्र भाई है। इस तरह का इसको एस्टैब्लिश करके जाना, ये लगातार कोशिश करनी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। ये बिना मंशा कुछ करते नहीं, ये जो है नहीं, मंशा तो स्पष्ट है। देखिए, मंशा बहुत साफ है। ये जो हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं और राष्ट्रवाद सैन्यवाद से जुड़ा हुआ है। तो सेना को, अब जो बीएस रावत का, आपने जनरल बीएस रावत का बयान देखा होगा, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। तो हाल में क्या बयान दिया था, अभी अजीत डोभाल का जो बयान आईपीएस एकेडमी में दिया गया, उस बयान को याद कीजिए। तो ये पूरा माइंडसेट वही है। ये हिटलर वाला माइंडसेट है जो पूरी सरकार पर, पूरे आरएसएस पर, पूरी बीजेपी पर काबिज है। ये वाजपेयी और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, जिसमें फिर भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक वैल्यूज की परवाह की जाती थी। यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये बात करेंगे लोकतंत्र की, ये बात करेंगे संविधान की, लेकिन करेंगे वो जो संविधान के विपरीत हो, लोकतंत्र के विपरीत हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 7 सालों में किस तरह से जो मानव अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अब पेगासस का जो पूरा मामला हुआ, वो क्या दिखाता है? आप अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रहे हैं, आप अपने नागरिकों को संदिग्ध बना रहे हैं, उनको झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं, उनको जेल में ठूस रहे हैं। ये सब क्या है? तो ये इनके मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता पर काबिज होना। और ये मैं कहूंगा कि ये अपर कास्ट जो हिंदू का है, जो इतना सत्ताकांक्षी है, सत्ता लोलुप है, ये उसकी अंततः प्रतिष्ठा है। ये वो कर रहा है। इसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें
पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं, इसमें स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं, इसमें आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं। ये सत्ता तंत्र पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो ब्राह्मणवाद है, वो अपना एक नया रूप रख कर आया है, जो राष्ट्रवाद के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन अंततः वो ये स्थापित करना चाहता है कि हमारा वर्चस्व रहेगा, हम जो तय करेंगे। जो संविधान को रिप्लेस करने की बात कई लोग करने लगे हैं मनुस्मृति से, उस दिशा में जा सकते हैं ये। तो बहुत सारी चीजें अब खुल रही हैं। इनकी असली मनोवृत्ति जो सत्ता में ना आने की वजह से उतनी एक्सपोज नहीं हुई थी, हम मान रहे थे कि डेमोक्रेसी ने इनको भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि उदार बना दिया है, इनको समझदार बना दिया है, या समय के साथ चलना सीख गए हैं और ये हिटलर के पाठ भूल गए होंगे। लेकिन ये आते ही वो सब दिखाने लगे कि नहीं, हमारे जो घुट्टी में है वो ये है, और जब हमें मौका मिलेगा हम इसी तरह से बिहेव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत सारी बातें और भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि आपने भी 10 मिनट के लिए समय निकाला था, 25 मिनट हो गई है, तो पर बात बहुत मुद्दे की हो रही थी, और मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनको चीजें जो है वो सतह से नीचे की चीजें जो है वो समझ में आए, ये कोशिश हमारी रहती है। क्योंकि राजनीति अब अपने देश में तो यही स्थिति है कि अब हर 1.5 साल में किसी एक स्टेट में चुनाव होता है, तो चुनाव जो है वो चलता रहता है इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक इस तरह की पार्टी है जिसके लिए चुनाव जो है वो जीतना ही सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी उसके बाद प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं दूर दूर तक जो है फिर बाद में आता है, ये आता भी नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन चुनाव जीतना जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, और उसी पर जी उनका मयूर जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं यहाँ पर, बस एक छोटी सी बात, कि जी, दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझनी चाहिए कि ये जो हिंदुत्व है वो हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू धर्म को आज किसी और से खतरा नहीं है, हिंदुत्व से खतरा है। क्योंकि हिंदुत्व हिंदू धर्म की जो मूल पहचान है, जो उसके मूल गुण हैं, उनको खत्म कर रहा है, उसको बदनाम कर रहा है। दुनिया भर में हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, और जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी, हिंदू धर्म की जो छवि थी वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और ये हिंदुत्व की तरह पहचाना जाएगा। और बड़ी एक आयरनी भी है सर, मैं आपसे बताऊं, मतलब मुझे कई कई बार ये सोचने से मुझे मतलब ये समझ में नहीं आता कि ऐसी चीजें इतनी जल्दी लोग क्यों भूल जाते हैं, जो जो भूलनी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कि 19वीं सदी 18वीं सदी में, ये अपने 19वीं सदी में ये दयानंद सरस्वती जो हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वो इन्हीं से मुद्दों को लेकर हुई थी, जो जो कचरा या जो गंदगी या जो प्रदूषण। दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूलशंकर भट्ट था, जो गुजरात से ही थे, मोरबी के थे, टंकारा के, वहीं से निकले थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये प्रदूषण फैल गया है, तो उसको साफ करने के लिए उन्होंने जो है सनातन धर्म आधारित एक व्यवस्था खड़ी की, जिसका नाम दिया गया आर्य समाज। और उसका फैलाव जो है वो गुजरात में बिल्कुल नहीं सा हुआ है, जो हुआ है वो उत्तर भारत में और पंजाब, वहां ज्यादा हुआ है। हरियाणा पंजाब में, जी। हरियाणा पंजाब वहां भी ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली निकले यहाँ से, तक यहाँ नहीं हो पाया। तो उनको भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती उस समय, राजा रजवाड़ों की ओर से, और जो कट्टर हिंदू इस तरह की जो सोच रखने वाले थे, उनसे उनको आखिरकार उनको कहा गया कि ये जहर देके मार दिया गया था। तो ये एक आंदोलन तो बहुत बड़ा हो चुका है हमारे यहाँ, ये सब कमियों को दूर करने के लिए। तो यही कोशिश जो है सबको मिलकर करनी चाहिए, आप जो कह रहे थे। जी नहीं, किसी भी धर्म का समय समय पर रिन्यूअल होते रहना चाहिए। जी हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सोच बदलता है, जनरेशन बदलती हैं, समय के हिसाब से उसको नया होते जाना चाहिए। जो 5000 साल पहले जो चीजें थी वो आज भी लागू होंगी, ये संभव नहीं है। तो ये एक तो हम लोग धर्म, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसमें एक जड़ता होती है, और धर्म को हम उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। धर्म एक लगातार बदलता हुआ, सुधरता हुआ, नया होता हुआ चीज अवधारणा नहीं होती है। संस्कृति भी बदलती रहती है, और हमारे जो हिंदुत्ववादी हैं उनको लगता है कि हम 5000 साल पहले चले जाएंगे, हालांकि जा नहीं सकते, और जाएंगे भी तो इनका हिंदुत्व वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय इस तरह की चीजें नहीं थी। तो ये एक लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समाज का जब बढ़ेगा, सामूहिक समझदारी बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, सामूहिक चेतना, तभी इन चीजों को एक लॉजिकल ढंग से, रीजनिंग के साथ सोचने की, एक भावनात्मक बहाव में बहकर किसी एक पक्ष में जाने की ना हो,
इस तरह से सोचने की आदत पड़ेगी, तभी बेहतर समाज बन सकता है। अन्यथा तो ये भेड़ चाल है। उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे भेड़ दिए, आपको आगे बढ़ा दिया, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे आपको खदेड़ रहे हैं। आप वो उसी तरह से चल रहे हैं, भेड़ चाल। तो इससे निकलने की जरूरत मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने समय निकाला, और हम आशा करते हैं कि आप समय समय पर जो है हमारे गुजरात के दर्शकों के साथ जुड़ते रहेंगे। कुछ इस तरह के जो मुद्दे जो लोगों की जिंदगी से और उनके आसपास की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, तो उन पर क्या असर होती है, ये भी हम लोग जो है उनको तक हमारा विश्लेषण या हमारी सोच जो है वो उनके साथ साझा करने की कोशिश करते रहेंगे। आप सर आए और हमारे दर्शकों से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। YouTube પર જાઓ અને અમારી ચેનલ satyday.com ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં જે નાની ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો, જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।